नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक लड़की पर दिन दहाड़े राजधानी दिल्ली में सुबह के 9 बजे सड़क के बीचों बीच 22 बार एक शख्स चाकू से वार करता है। यही वो लड़की है जिसकी तस्वीर आप मेरे पीछे देख रहे हैं। 22 बार चाकुओं से वार। 8 से 10 लोग वहीं से गुजरते देखते हैं और कुछ नहीं करते। ये दिल्ली की फितरत वैसे पुरानी है। आंखों के सामने मौत के घाट उतारते देखकर भी दिल्ली वालों का जमीर कभी नहीं जागता है। बुराड़ी में आज एक लड़की को बीच सड़क पर बेदर्दी से मार दिया गया। 22 वार किए गए। आगे बढ़कर बचाने की किसी ने कोशिश तक नहीं की। लानत है दरअसल ऐसी असंवेदनशीलता पर, लेकिन लानत उस सिस्टम और उस कानूनी राज पर भी है जिसके जिम्मे दिल्ली की सुरक्षा है। हम आपको उस लड़की की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यही वो लड़की है जो बुराड़ी में जा रही थी। एक शख्स बीच सड़क में, ये चारों तरफ देखिए कैसे लोग उसके मौजूद हैं, लेकिन किसी ने आगे बढ़कर बचाने की कोशिश नहीं की। आखिरकार इन्हीं में से एक शख्स ने जाके उसे पकड़ा, जो कि एक माइग्रेंट लेबरर है दिल्ली में। उसने पकड़ा। ये 6 से 8 लोग क्या इकट्ठा होकर एक शख्स को ओवर पार नहीं कर सकते थे? क्या उस पर काबू नहीं कर सकते थे? एक चाकू सिर्फ उसके हाथ में था। क्या उसे पकड़कर वहीं पर दबोचकर इस बच्ची की जिंदगी बचाने की कोशिश नहीं हो सकती थी? उस शख्स की तस्वीर आइए हम आपको दिखाते हैं जो इसे सड़क पर मार रहा था आज सुबह में। यही वो शख्स है जिसने 22 बार वार किया है इस लड़की पर। आज करुणा नाम है इस लड़की का, और करुणा को मारने वाला यही वो एक तरफा प्यार वाला आशिक था जिसने उसे मारा है। अब ये रिपोर्ट देखिए। सुबह 9 बजे बीच सड़क पर 22 वार। एक तरफा मोहब्बत में आशिक का रक्त चरित्र। ये मर्डर नहीं, कानून राज की मौत है। सुबह 9 बजे की ये तस्वीरें दिल्ली में खोखले होते कानून राज और दिल्ली वालों को असुरक्षित करने वाले पुलिसिया सिस्टम से आपको रूबरू करा देंगी। ये तस्वीरें हैं उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी इलाके की, जहां एक तरफा मोहब्बत में पागल हुए एक शख्स ने एक लड़की को मौत के घाट उतारा। हत्या का अंदाज इतना भयानक कि सुनकर आपकी सिसकी निकल जाए। उसने उसको मारा और यहाँ गिराया। गिराते ही चाकू नहीं था, वो कैंची थी। एक कैंची होती है एक तरफ की, उसने ऐसे मारना शुरू कर दिया। उसने कम से कम 20 से 25 बार उसको मारा। फिर उसने उसके यहाँ कैंची मारी, जो कि आर पार कर दी उसके, और आर पार करने बाद उसको घुमा दिया ऐसे कैंची को। लोग जो भी आ रहे थे, लोगों को ये कह रहा था कि मैं जो भी आएगा सबको मार दूंगा। एक दो जने बचाने की कोशिश भी की, लेकिन बचाने की कोशिश में कहीं ऐसा ना हो लग जाए, ऐसे सब चल गए वहाँ। ये लड़की लेबर चौक से गुजर रही थी। पीछे से बाइक पर सवार ये शख्स पहुंचा। आप देखा न ताव लड़की पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमले करने लगा। इसके दिलो दिमाग पर नफरत का ऐसा जहर चढ़ा कि इसने एक के बाद एक 22 वार किए। लड़की निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन इस शैतान का दिल नहीं भरा। औंधे मुंह गिर चुकी लड़की को उसने फिर से पलटा और अधमरी हालत में भी लड़की पर हमले करता रहा। पहले तो पेट में घुसे मारे 2-3, और फिर वो गर्दन पर इतने वार किए, 40-50 वार किए, जिससे उसकी गर्दन सारी कट गई। और लगभग अलग ही होगी, ऐसा ही हो गया। वो जब भी मर गई होगी शायद, मेरे को ऐसा लगता है। और जब भी कोई लोग उसको रोकने के लिए आ रहा था तो वो उनके पीछे भाग रहा था कि हम मेरे पास मत आओ, मेरे को मार नहीं दो। इस वाकये के दौरान लोग आते जाते रहे, लेकिन लड़की को मौत के मुंह में जाने से बचाने वाला कोई आगे नहीं आया। इक्के दुक्के शख्स ने थोड़ी हिम्मत भी दिखाई तो हमलावर की धमकी ने उसके कदम बांध दिए। आने जाने वाले तब जागे जब लड़की जान गंवा चुकी थी। हमलावर की पिटाई भी हुई, उसे पुलिस के हवाले भी किया गया, लेकिन तब जब लड़की की मौत हो गई थी। लड़के ने पहले लड़की को
गिराया और थप्पड़ मार के, और उसके बाद इसने उससे एक कैंची से वार किया और जिससे उसकी हत्या कर दी। मल्टीपल टाइम्स उसने उस पर स्टैब इंजरीज पहुंचाई हैं। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार लगभग 22 वुंड्स हैं बॉडी में, और उसके तुरंत बाद ये लड़के ने भागने का प्रयास किया तो वहाँ पे लोगों ने इसको पकड़ लिया। पकड़ने के दौरान कुछ चोटें भी आई हैं, जिसके लिए लड़का अभी अरुणा आसिफ अली हॉस्पिटल में एडमिट है। 22 साल की लड़की करुणा को 34 साल के सुरेंद्र ने ऐसी क्रूर मौत क्यों बख्शी, इसकी भी अपनी कहानी है। कई सालों से सुरेंद्र इस लड़की का पीछा कर रहा था। जबरन हासिल करने की चाहत में वो हत्यारा बन बैठा। ये एक शख्स के दिमागी तौर पर शैतान बन जाने का मामला है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि वो पुलिस, वो सिस्टम और वो सरकारें क्या कर रही हैं, जिन पर बहू बेटियों की सुरक्षा का जिम्मा है। राजेंद्र स्वामी और चिराग गोठी के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। सवाल दोनों पर है। सवाल उन तमाम लोगों पर है जो तमाशबीन बने रहे, तो सवाल उस दिल्ली पुलिस पर भी है, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। दिल्ली की फितरत में अब ये शामिल हो गया है, किसी भी लड़की का पीछा करो, बीच सड़क पर चाकू से वार करके उसकी जान ले लो, और ये दिल्ली पुलिस उस वक्त गायब रहती है, नदारत रहती है। उसका खौफ, उसका डर कहीं भी इन हत्यारों के इर्द गिर्द नहीं रहता, तभी वो ऐसे वारदात को अंजाम देते हैं। द्वारका में 14 मई को, आनंद पर्वत में 15 मई को, 22 जून गांधीनगर, भलसवाड़ डेयरी में 27 अगस्त को, 19 सितंबर को इंदरपुरी में। तो यह समझना होगा दिल्ली पुलिस को भी और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को भी कि आखिर ऐसी वारदातों को खुलेआम, बिना खौफ, दिन दहाड़े, सुबह 9 बजे राजधानी में क्यों अंजाम दे रहा है। लेकिन सवाल उन लोगों पर भी है जो वहां मौजूद थे। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ कृष्णा तीरथ जी, भारतीय जनता पार्टी की नेता, जुड़ गई हैं। हमारे साथ जयंती दत्ता जी, क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट, यहां पर स्टूडियो में मौजूद हैं। आभा सिंह जी, वरिष्ठ वकील, हमारे साथ जुड़ रही हैं कुछ ही देर में। भावना गौड़, आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ी हैं, और अनुज मिश्रा, हमारे सहयोगी, उस जगह पर मौजूद हैं बुराड़ी में जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन स्वाति मालीवाल हमारे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले तो स्वाति से एक पहला सवाल पूछ लेते हैं। स्वाति जी, बुराड़ी में दिन दहाड़े सुबह के 9 बजे ये सब कुछ हुआ है। एक तो बदमाशों को खौफ नहीं है, इस तरह के हत्यारे को कोई खौफ नहीं है। 1-2 बार नहीं, चाकू से वो गोंदता है, मारता है, वहां पर पलटता है बॉडी को, फिर से मारता है। सब लोग वहां पर मौजूद हैं, यानी पुलिस का खौफ तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन बेरहम वो लोग भी हैं जो वहां से गुजरते हैं, कुछ करते नहीं। बहुत ही शर्म की बात है, मैं क्या बताऊं। अगर आप देखें, पिछले साल भी एक ऐसी ही लड़की को 19 साल की लड़की थी, 19 बार उसको चाकू घोंप के मारा गया और बहुत लोग खड़े थे, देख रहे थे। आज फिर यही इंसिडेंट होता है, इतने लोग खड़े हैं। अगर कोई एक आवाज उठा देता तो मुझे नहीं लगता कि उस आदमी की इतनी हिम्मत होती कि उसको मार देते। तो ये मुझे लगता है हमारे पूरे सिस्टम और पूरे समाज के लिए एक बहुत ही शर्मनाक दिन है। सिस्टम के लिए इसलिए शर्मनाक दिन है क्योंकि किसी को डर नहीं लगता दिल्ली में। सच्चाई ये है कि 11 महीने की बच्ची के साथ रेप होता है, 2 घंटे तक रेप होता है, और उसके बाद उसको जंगल में फेंक दिया जाता है मरने के लिए। एक 16 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप होता है और उसके बाद उसको जिंदा जला देते हैं, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। तो दिल्ली में लगातार ऐसे इंसिडेंट्स बार बार उठ रहे हैं। लेकिन स्वाति जी, एक दिल्ली महिला आयोग को आप भी हेड करती हैं, तो ये सवाल क्यों ना आपसे पूछा जाए कि आपकी जिम्मेदारी और जवाबदेही कहां पर पहुंचती है। दिल्ली पुलिस ने ये नहीं किया, केंद्र सरकार ने ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, लेकिन आप पर दिल्ली की आधी आबादी की जिम्मेदारी और जवाबदेही है। कोई भूमिका आपकी है? जी, परेशानी तो बहुत है। हम काम बहुत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। शनिवार के दिन भी हमारा ऑफिस खुलता है, पहले कभी नहीं होता था, और पूरे देश में मुझे लगता है कोई कमीशन नहीं खुलता था। जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं और सरकारों को सवाल पूछ रहे हैं, बड़े बड़े लोगों से सवाल पूछ रहे हैं, दिल्ली सरकार से भी पूछ रहे हैं और केंद्र सरकार से भी पूछ रहे हैं। और सवाल हमारे ये है, क्योंकि सच्चाई ये है कि दिल्ली में निर्भया के रेप के बाद से कुछ भी नहीं बदला है, जमीन पे कुछ नहीं बदला है। यही तो हम भी कह रहे हैं, तो पुलिस की जवाबदेही अभी भी कम है। स्वाति जी, यही हम भी कह रहे हैं। स्वाति जी, यही हम भी कह रहे हैं। दिल्ली सरकार से कोई जवाब आपको मिलता है? ये जो परिस्थिति बना दी गई है लड़ाई झगड़े की, सवाल ये है कि स्वाति मालीवाल, दिल्ली सरकार वर्सेस जुर्म है या फिर महिला आयोग वर्सेस मोदी है? क्योंकि केस कचहरी यही सब हो रहा है आप लोगों के बीच में।
मुझे लगता है अंजना जी, पता नहीं आप इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, शायद आप पता नहीं कैसे देखती हैं चीजों को, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैंने तो आज तक कभी भी केंद्र सरकार के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं करा। मैं तो अभी भी आपके सामने यही कह रही हूँ कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। आज हमने अपनी एनुअल रिपोर्ट रिलीज करी है, अगर आपको समय मिले आप जरूर पढ़ें उसको। उसमें हमने यही बात कही है कि दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या ये है कि राजनीति तो बहुत हो रही है, लेकिन दिल्ली में केंद्र सरकार और राज्य सरकार साथ नहीं आ पा रहे हैं। आज हमने एक बहुत बड़ा प्रयास करा था। आज हमने ये प्रयास करा था कि मेनका गांधी जी, रिजिजू जी, मनीष सिसोदिया जी, दिल्ली सरकार के मंत्री, सबको साथ बिठाया था और उनसे ये बात कही थी कि भैया हमें साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा और केंद्र सरकार को एक हाई लेवल कमेटी सेटअप करने की जरूरत है। राजनाथ सिंह जी, रिजिजू जी, अरविंद केजरीवाल जी, पुलिस कमिश्नर और दिल्ली महिला आयोग को हफ्ते में एक बार मिलना पड़ेगा, क्योंकि सच्चाई ये है कि जमीन पे कुछ भी नहीं बदल रहा है, कुछ नहीं बदलता। दिल्ली महिला आयोग भी जैसे बाकी लोग इंतजार करते हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कि अब अगली निर्भया कौन होगी। अभी इस 11 महीने की बच्ची को मैं देखने गई थी, मैं उसकी आंखें नहीं देख पाई, मैं उसकी शक्ल नहीं देख पाई। मुझे लगा मेरे को जिंदगी भर मेरे को हॉन्ट करेगी। और ये सारी बच्चियों की चीखें अब दिल्ली महिला आयोग में बार बार बज रही हैं, हमारे कानों में बज रही हैं, हमें हॉन्ट कर रही हैं। और हम बहुत रिकमेंडेशंस दी हैं हमने सरकार को, प्रश्न पूछे हैं और सोल्यूशन भी बताया है। अब जरूरत यह है कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर ये जो सोल्यूशंस है, आज जो हमारे एनुअल रिपोर्ट में रिलीज हुआ है, ये सारी चीजें करने की जरूरत है। हमने दिल्ली के लिए कृष्णा तीरथ जी, अब मैं आपको इस बहस में शामिल करना चाहती हूँ। सीधा सवाल आपसे यही, ये जो परिस्थिति दिल्ली में है, ये वीडियो देखकर हर कोई दहल गया है, पुलिस का खौफ नहीं है। और सवाल यह है कि लोगों को शायद लगता है कि ये तो आपस में ही भिड़े हुए हैं, जो बदमाश है उनको किसी का खौफ ही नहीं है। ये मैं मानती हूँ कि इसमें दिल्ली पुलिस की भी कमी है, कमी हमारे समाज की भी है। क्योंकि एक चीज को केवल कोई दिल्ली पुलिस या किसी ऑफिशियल को हम ये कहें कि ये ठीक कर देगा, वो नहीं है। वो भी हमारे इसी जो एक परिवेश है, उसी में अलग अलग विभिन्न पदों पे लोग हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि हमारे को इसमें इतने सारे एनजीओ हैं, समाज है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर सब मिलके, अगर जिस समय पे वो लड़का ऐसा कर रहा था सुबह, जितने भी जाने वाले अगर 10 लोग भी उसको पकड़ के धक्का देते, ठीक है छोटी मोटी चोटें आती, लेकिन वो डरा रहा था और सब डर रहे थे। अगर कहीं उस जगह पे उनकी बेटी, उनकी बहन या उनकी कोई और रिश्तेदार होती, तब क्या होता। तो इसीलिए हमें निडर होके ये काम करना चाहिए और पुलिस को जगह जगह पिकेट लगानी चाहिए। ये बात ठीक है कि पुलिस कहेगी हमारे पास इतनी फोर्स नहीं है, तो ये बात फोर्स नहीं है, वो डिमांड करें, उनको फोर्स मिलनी चाहिए, लेडीज पुलिस मिलना चाहिए और साथ में लेडी पुलिस के साथ और उनकी स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए। लेकिन जितने कायदे कानून बने हैं वो बिल्कुल धराशायी हो गए। मैं जान रही हूँ कि हमारी महिला आयोग की ये महिला केवल अपनी रिपोर्ट्स की बात कर रही है। रिपोर्ट देने से कुछ नहीं होता, चाहे वो भारत सरकार में हो, चाहे दिल्ली सरकार में हो, चाहे किसी एनजीओ की हो या किसी, इससे बात नहीं बनेगी। बल्कि मेरे को याद है कि हमने कुछ महिलाएं शुरू तैयार करी थी, सबला, जिसको हम महिलाओं को सबल बनाना चाहते थे। अगर इस लड़की को भी, ये 22 साल की जो है और एक तरफा प्यार के आशिक ने उसको सरेआम 22 बार चाकू से गोद दिया और उसके बाद बड़े खुलेआम ये घूम रहा था कि उसको कोई पकड़ नहीं सकता, और फिर जब लोगों ने हिम्मत करी पकड़ने की उसके मरने के बाद, तो फायदा क्या हुआ। अगर ये हिम्मत करते तो जिस समय वो मार रहा था, जयंती जी आपसे सहमत नहीं है? नहीं, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। विडंबना जो है ना अंजना, विडंबना है कि हम मीटिंग कर लेते हैं, सवाल जवाब कर लेते हैं, हकीकत में जमीनी हकीकत जो है एक्शन कोई भी नहीं लेता, कुछ भी नहीं लेता। दामिनी के बाद से इतनी हमारी मीटिंग्स हुई हैं, इतनी डेमोन्स्ट्रेशंस हुई हैं, इतनी सारी सजेशंस गई हैं, एक पे भी अमल नहीं हुआ। अगर आप देखें जो कानूनी हमारे जो ऊंचे ओहदे पे बैठे हैं और जो ये कानून बनाते हैं, उन्होंने ये जो कानून बना दिया कि जो भी इंसान आगे आके किसी को मदद करने की कोशिश करेगा वो उलझ जाएगा। तो इस उलझन के डर से लोग भागते हैं। आप मुझे एक केस बता दीजिए, 2 महीने के बच्चे से लेके 80 साल की उम्र तक जब रेप होती है, आपने क्या चेंज आप लाए हैं? कुछ भी नहीं। दामिनी के केस के बाद भी वो जो 3 लोग हैं, कुछ बदला नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे रोक लगा दी। आभा सिंह जी, कोई एक्शन लेने वाला है नहीं। ये रिपोर्ट बनाने से और मीटिंग करने से कुछ नहीं होने वाला। आभा सिंह जी, चाहिए 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 क्या होना चाहिए? ये भर्ती होना चाहिए, वो होना चाहिए, जो कृष्णा तीरथ जी लिस्ट बना रहे हैं। अगर क्या क्या चाहिए लिखना शुरू करें तो पृथ्वी कम पड़ जाए उसके लिए, लेकिन होता कुछ नहीं है।
बिल्कुल कुछ नहीं होता। होता यही है कि सड़क पे एक लड़की को 22 बार चाकू मारा जाता है, लोग देखते रह जाते हैं। अगर सरकार सीरियस होती तो ये जो लोग खड़े थे साइड में, इनके ऊपर भी गुनाह दाखिल होता। हम क्यों नहीं कानून में सबसे बड़ा बदलाव लाएं? 34B कॉमन इंटेंशन, कि कोई भी अगर क्राइम होते देखेगा और वो सामने नहीं आएगा तो उसके ऊपर भी वही गुनाह लगाया जाएगा। इस देश में वॉलंटरी कोई चीज नहीं होती। और रही दूसरी बात कानून की, तो कानून में जब स्टॉकिंग की कंप्लेन की गई थी, इसमें 3 साल की सजा है, सेकेंड टाइम ऑफेंडर के लिए 5 साल की सजा है। तो वो दिल्ली पुलिस उसमें कॉम्प्रोमाइज क्यों करा रही थी? उन पुलिस अधिकारियों के नाम अभी तक सामने क्यों नहीं आए जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज कराया? उनको सस्पेंड करिए, उनके ऊपर 166 AIPC में केस करिए। बिल्कुल, कि आपने महिला के ऊपर क्राइम हो रहा था, ऑफेंस हुआ, आपने FIR क्यों नहीं लिखी? जो कानून है उन्हीं का उपयोग नहीं किया जाता, इसलिए जो है क्राइम बढ़ते जा रहे हैं और सारी व्यवस्था चरमरा गई। अनुज, जल्दी से मैं आपके पास आना चाहती हूँ। बुराड़ी में आप खड़े हैं, लोग क्या कह रहे हैं? क्यों इतनी कायर है दिल्ली कि एक लड़की वहां पर इस तरह से मरती रही? किसी ने नहीं सोचा कि इकट्ठा ही होकर पत्थर ही फेंककर किसी तरह से उस शख्स को भगाने की कोशिश करें, मिलकर ओवर पार करें। आसपास दुकानें वहां पर मौजूद है, कोई नहीं निकला बचाने। जी बिल्कुल अंजना जी, जहाँ तक लोगों की बात की जाए तो यहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनका साफ तौर पे यही कहना था कि जो सुरेंद्र था वो लगातार वार किए जा रहा था और कुछ लोग बचाने के लिए गए भी थे, लेकिन उसने तुरंत वहाँ उन लोगों को भी चाकू दिखाया, जिसकी वजह से डर की वजह से वो वहाँ से चले गए। हमारे साथ कुछ आई विटनेस यहाँ पर मौजूद हैं जो उस समय यहाँ पर मौजूद थे। आइए उन्हीं से जान लेते हैं। सबसे बड़ा सवाल, एक शख्स सरेराह एक लड़की पर वार किए जा रहा था चाकू से, लोग जो हैं वो तमाशबीन बने रहे, क्यों ऐसा हुआ? सर ऐसा यहाँ पर कुछ टाइम कोई भी नहीं था, 1 या 2 आदमी था वहाँ पर। मेरा फ्लैट सामने है, मैं सामने बालकोनी में खड़ा था। उस टाइम हम बालकोनी से जब तक नीचे उतर आए तो उसे 1 मिनट में 25 चाकू मार दिए होंगे। हमने ऑन द स्पॉट देखा है, उसकी स्पीड इतनी तेज। दिल्ली पुलिस की हमने बात की उस शख्स की, और फिर कैसे दिन दहाड़े दिल्ली में 9 बजे राजधानी भारत कि वहां पर यह घटना घटी है। आइए तस्वीरें आपको दिखाते हैं कैसे ये पूरी घटना घटी है। सीसीटीवी में सब कुछ कैद हुआ है, वीडियो बीच में है। एक तरफ वो शख्स है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, यही वो लड़का है जिसने ये वार किया है, और दूसरी तरफ वो लड़की जिसकी हत्या आज सुबह 9 बजे दिल्ली के बीचों बीच बुराड़ी में की गई है। सभी लोग आसपास से गुजरते हैं। सवाल यह है कि उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए जो पास से गुजरते रहे, लेकिन जिन्होंने कोई कोशिश नहीं की इस बच्ची की जिंदगी बचाने की। करुणा इसका नाम था, उनकी घर की नहीं थी बच्ची, किसी और की थी, अपनी जिंदगी बचानी थी। मिलकर 8 लोग क्या उस शख्स को ओवर पार कर सकते थे, उसे हटा सकते थे, पत्थर फेंककर उसे वहां से भगा सकते थे किसी तरह से, क्योंकि आखिरकार यही किया गया। और अनुज आखिर में, सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, सबसे पहले अनुज के पास आते हुए, अनुज यही किया आखिरकार में, वहीं पर काम करने वाले एक शख्स ने जाकर उस लड़के को पकड़ा। बस यही पहले करते तो शायद ये बच्ची बच सकती थी। जी बिल्कुल अंजना, जिस तरीके से ये लड़का जो पूरा इंसिडेंट हुआ, सबसे पहले इस लड़के ने यहाँ पर बाइक खड़ी की, उसके बाद लड़की पर इसने सबसे पहले लड़की को गिराया, उसके बाद उस पर वार करने लगा। जाहिर सी बात है 9 बजे का समय था, हालांकि उस समय पूरी तरह से दुकानें नहीं खुली थी, लेकिन जो ये पूरा इलाका है काफी भीड़ भाड़ इस पूरे इलाके में अमूमन रहता है, और ऐसे में लोग जो हैं वो बचाने की लोगों ने कोशिश नहीं की। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर और मौजूद है, उनसे जानते हैं जिनकी दुकानें यहाँ पर हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे, एक लड़की पर वार होता रहा, क्यों लोग नहीं आगे आए? बचाने तो लोग आगे आए थे, लेकिन अपनी जान की चिंता भी होती है लोगों को। जब आए तो उन्होंने दिखाई, कैंची उसके हाथ में थी। अब लोगों को अपने परिवार की चिंता है, और फिर कल को बचाते हैं फिर थाना कचहरी, जो लेक्चर प्रक्रिया है हमारी, जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन काम पूरा होता नहीं है, परिवार भी देखना अपना। तो जाहिर सी बात है अंजना, तमाम लोगों का ये कहना है। ये मैं आभा सिंह जी से एक बार पूछना चाहती हूँ। बिल्कुल, जो आपने महत्वपूर्ण बात वहां की सुनाई है आभा सिंह जी, ये अभी तक लोगों के मन से खौफ नहीं जाता है कि पुलिस वाले तो फिर हमारे पीछे पड़ जाएंगे, हमने पत्थर फेंका, पता चला हमें ही वहां पर पकड़ लिया। ये जो डर है, ट्रस्ट डेफिसिट है, लाइलाज है, और 1-2 नहीं, लगातार पिछली कई घटनाएं दिल्ली में हो रही हैं, लोग बगल से गुजर जाते हैं।
देखिए, ये चीज तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कर दी थी एक्सीडेंट केसेस में भी कि अगर सड़क पे कोई एक्सीडेंट विक्टिम पड़ा है, आप उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, पुलिस के पास जाएंगे, आपको कोई परेशान नहीं करेगा, कोई इस तरह का नहीं होगा। लेकिन आज फिर लोग यही कह रहे हैं कि हम इसलिए नहीं करते क्योंकि पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगेंगे। तो इसमें जब बड़ा क्लियर है कि आपका हैरेसमेंट नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, लोग सिर्फ अपने डर की वजह से सामने नहीं आ रहे हैं और कोई कारण नहीं है। पुलिस और कचहरी में कोई किसी का परेशान नहीं किया जाता। तो सबसे चीज जो मैंने पहले कही कि कॉमन इंटेंशन, अब उनको भी गुनाह का, जुर्म का भागीदार बनाइए जो इस तरह का देख रहे थे और उन्होंने मदद नहीं की, क्योंकि इस देश में कोई चीज वॉलंटरी नहीं होती। जब तक कानून का प्रेशर नहीं होता, पुलिस का डंडा नहीं पड़ता, तब तक कोई कुछ करता नहीं है। तो अपने बारे में सोच रहे, कल आपकी भी तो बेटी हो सकती है, कल किसी की भी बेटी, किसी की भी बहन हो सकती है, और इसके लिए हम इंतजार नहीं कर सकते, जरूरी है। और पहली बात, वो सीसीटीवी कैमरास कहाँ गए जो निर्भया के बाद लगने थे, जो पेट्रोल वैन आनी थी, वो सब कहाँ गई? और उससे बड़ी बात कि जब इसकी कंप्लेन हुई थी स्टॉकिंग की, वो पुलिस वालों के नाम अभी तक आपने सामने क्यों नहीं किए कि जिन्होंने इसमें सेटलमेंट करा दिया? क्या उनको पैसा मिला था? क्या कोई प्रेशर था? ये सच्चाई जब तक सामने नहीं आएगी, जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स होगी। सबसे बड़ी चीज अकाउंटेबिलिटी डेफिसिट है इस देश में, इस पुलिस में, इस जुडिशरी में, जिसकी वजह से महिलाओं के प्रति क्राइम दिन दूनी रात चौगनी के हिसाब से बढ़ रहे हैं और हम लोग बस एक खड़े होकर साइड में फेंस सिटर्स की तरह देख रहे हैं, तमाशबीन बने हुए हैं हम, एक शख्स। ये जो एक तरफा इश्क आप बोल रहे हो, ये इश्क नहीं है, इट्स अ वेरी बिग वायलेंस। जिस तरह से उसने इसकी कत्ल करी है, पहले फ्रंट पे गोदा, फिर टर्न बॉडी को टर्न करा, फिर दूसरी तरफ से मारना शुरू किया। दिस इज डेफिनेटली अ काइंड ऑफ अ रिवेंज। ऐसी हिंसा, इतनी नफरत कैसे भर सकती है? इतनी ज्यादा नफरत कैसे होती है? कुछ रहा होगा, इसका हिस्ट्री देखना पड़ेगा। लेकिन एक चीज जो सेलेबल है, विडंबना हमारी देश में ये है कि एक मुद्दा जिसके पीछे पूरा वोट बैंक जुड़ा हुआ है, आपने वीमेन को सिक्योरिटी देनी है, उनको महफूज रखनी है, इसी बहाने से आप वोट तो ले लेते हो। निर्भया के वक्त भी बस वोट बैंक, क्योंकि पता था सड़क पे लोग उतर रहे हैं। मुद्दा है, आप वीमेन के लिए कुछ करेंगे तो आपको वोट मिल जाती है, लेकिन उसके बाद आप नदारत हो जाते हो, आप कुछ जो मुहैया करवाने की प्रॉमिस करते हो कुछ भी नहीं करते हो। दामिनी केस में देखिए, जितनी हमने पीसीआर वैन्स मांगी थी, जितनी सीसीटीवी मांगी थी, अब हमारे पास वीमेन फोर्स है। ये कायरता की पराकाष्ठा है। दरअसल ये कायरता की पराकाष्ठा है कि ना पुलिस वाले कुछ कर पाते हैं, ना आम लोग कुछ कर पाते हैं, ना सरकारें कुछ कर पाती हैं, और उस कायरता की भागीदार ये सभी हैं। ये लोग भी हैं जो वहां से गुजर रहे थे करुणा को मरते हुए देखकर, जिन्होंने अपनी जिंदगी की फिक्र की और सोचा नहीं कि जाकर उस बच्ची को बचाएं, वो भी कायर है। कायर वो सिस्टम भी है, कायर वो पुलिस भी है, कायर वो सरकार भी है जो हर बार ऐसे मामले के आने के बाद कहती है हम कुछ करेंगे, लेकिन कुछ नहीं करती है, हाथ पर हाथ धरे बैठती है। हर सरकार किसी दूसरी सरकार पर पूरा का पूरा ठीकरा फोड़ देती है। समझती नहीं है कि पिछले 5 महीने में दिल्ली में ऐसी 7 वारदातें हुई हैं जहां पर लड़की का पीछा करके उसे बीच सड़क पर चाकू से मारा गया है। रेप और बलात्कार के मामले तो छोड़ दीजिए, बीच सड़क पर लड़की को इस तरह से चाकू से मारने की हिम्मत कोई शख्स करता है और ये लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। पूरी व्यवस्था हमने कायरतापूर्ण बना ली है। भावना गौर जी, हमने स्वाति मालीवाल से बात की थी, इसीलिए आपके पास मैं लेट से आ रही थी, क्योंकि वो भी एक तरह से आपकी सरकार की अपॉइंटी है, इसीलिए मैं लेट से आपके पास आ रही हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि किसकी जवाबदेही है? कोई कहां पर जाए? क्योंकि कोई यहां जिम्मेदारी और जवाबदेही के लिए सामने आने को तैयार दिखता नहीं है। हम सिर्फ शोर मचाना जानते हैं, सरकारें हो, पार्टियां हो, कोई भी हो। जी, स्वाभाविक तौर पे आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे लगता है अंजना जी की महिला केवल महिला है। महिला चाहे वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, आम आदमी पार्टी की हो, वो परिवार के अंदर रहने वाली महिला हो या परिवार से बाहर निकल के काम करने वाली महिला हो, महिला की सुरक्षा और उसका सम्मान स्वाभाविक तौर के ऊपर होना चाहिए। ये बुराड़ी वाला मुद्दा हो या वो इंद्रपुरी वाला मुद्दा हो, इस मुद्दे को लेकर के केवल महिला जगत ही शर्मसार नहीं हुआ, पूरी की पूरी इंसानियत शर्मसार है। आज की डेट के अंदर स्वाभाविक तौर पे अभी सारे आपने बकायदा डेट वाइज आपने गिनवाया है कि दिल्ली के अंदर क्या क्या हो रहा है। अंजना जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को रखना चाहूंगी और पुरजोर तरीके से रखना चाहूंगी
कि जितनी शर्मसार आज आप हैं उतनी मैं भी हूं और हर महिला है। और देखिए पर्टिकुलर हम एक विभाग की बात करते हैं, हम ब्लेम लगाते हैं कि दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस के अंदर रह करके काम करने वाली दिल्ली महिला पुलिसकर्मी, ऐसी 200 महिलाओं ने डीसीडब्ल्यू को पत्र लिख करके दिया है कि वो अपनी कुलीग्स और उसके साथ साथ में जो उनके सीनियर्स हैं, उनके बॉस हैं, उनके साथ में रह करके भी वो सुरक्षित नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं यौन शोषण का शिकार हो रही हैं। तो महिला कौन सी सुरक्षित रह गई? घर में रहने वाली महिला सुरक्षित नहीं है, सड़क पे चलने वाली महिला सुरक्षित नहीं है, ऑफिस में काम करने वाली महिला सुरक्षित नहीं है। आज से 3 महीने पहले हम स्वयं हम 6 महिला विधायकें हम सब मिलने के लिए राजनाथ जी के पास में गए थे और 3 महीने के ऊपर मुझे नहीं लगता कि कुछ भी बदला है या कोई एक्शन उनके द्वारा लिया गया है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताऊंगी, स्वयं आपके आज तक अपना मंत्री एक सीडी में इन्वॉल्व है मैडम। हेलो, नहीं, आभा सिंह जी का कहना है कि आपका खुद का मंत्री और उसका चरित्र तो सबके सामने आया है। आभा सिंह जी का कहना है अगर इसी तरह से आभा जी हम बिखरते रहे तो जो इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप वाली राजनीति अगर हम करते रहे तो स्वाभाविक तौर पे महिला सुरक्षा को लेकर हम नीचे नहीं कर पाएंगे। सोल्यूशन कोई है नहीं। जहां लगता है कि हमारी अपनी सरकार के अंदर रह करके कोई अगर इस तरह का कदम, चाहे वो इस तरह के मिनिस्टर्स को डिफेंड कर रही है, आपके आशुतोष आके ऐसे मंत्री को डिफेंड करते हैं, ऐसी प्रोमिस्क्यूटी आज आप देखिए हमारी हालत कैसी बना दी है, हमें बांध के बिठा दिया सरकार के अंदर और हम कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों काम स्वाभाविक तौर पे नहीं रुक रहा है? मैं स्वयं इस बात को मानने के लिए तैयार हूं। मैं एक महिला विधायक होने के नाते अगर मैं दिल्ली में अगर निकलती हूँ तो शाम को सही तरीके से अपने घर में पहुंच पाऊंगी या नहीं, ये मेरे लिए भी चिंता का विषय है। करना चाहती है, यही असल मुद्दा है। कृष्णा तीरथ आपको राजनीति कम से कम आप अंजना जी ने वार्तालाप के लिए हमें और आपको बुलाया है। कम से कम इस मुद्दे को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए, इस मुद्दे को लेकर के राजनीति ना करें, मेरा निवेदन है। कृष्णा तीरथ जी, अभी तो आप कह रही थी कि आप शर्मसार हैं, इस तरह का एक मुद्दा नहीं हो रहा, रोज इस तरह की घटनाएं हो रही है। और इनको पहले बंद करें के अनुसार दिल्ली के अंदर 4 महिलाओं का रेप हो रहा है, प्रत्यारोप कर रहे हैं। दिल्ली में इतना क्राइम है, आज दिल्ली में इतना क्राइम आप इस तरह से मंत्री खुद रेपिस्ट है, मैं एक स्वस्थ मानसिकता वाली महिला हूँ, मैं एक स्वस्थ मानसिकता वाली महिला हूँ और स्वस्थ मानसिकता से ही मैं ये कह रही हूँ क्या नहीं, आप लोग आप मुद्दे से भटक रहे हैं। एक सेकंड बड़ा मुद्दा सोल्यूशन निकाले। महिला देश की महिलाओं को दिल्ली में देश की मंत्री उसका और किस तरह हम सुरक्षित इसके लिए स्वाति मालीवाल एक हमारे साथ जुड़ गए। स्वाति मालीवाल, एक सेकंड, ये राजनीतिक तू मैं से एकदम हटकर मैं वापस मुड़ना चाहती हूँ सवाल पर। एक सेकंड प्लीज, वाली बात करनी चाहिए। बहुत सेलेबल मुद्दा अंजना है। जी देखिए, हाँ अंजना जी आप इनको सबको कहिए कि कम से कम वो एक बार कृष्णा तीरथ जी को जवाब दे देने दीजिए। एक बार कृष्णा तीरथ जी को जवाब दे देने दीजिए प्लीज। आपके मंत्री जो है विदेश घूम जो कानून हमारा एक सेकंड, जब कानून हम बनाते हैं, चाहे जब हमने पॉक्सो का कानून बनाया उसमें भी यही किया था कि अगर उस दर्दनाक घटना को या उन बच्चों के साथ होते रेप को देख रहा है, भावना जी रुक जाइए एक सेकंड प्लीज, उसके ऊपर भी सजा का वही सजा उसको होनी चाहिए। इस देश अभी जो भी हम कानून, अब ये राजनीति में पड़ गए, एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। मैं बराए मेहरबानी इनसे कहना चाहूंगी कि एक दूसरे के मंत्री या संसद पर बात करें, बात ये करें कि देश में महिलाएं जिनको हमें कैसे बचाना है। पहले हमारा सेक्स रेशो का मुद्दा चला जा रहा है, लेकिन जब मैंने पॉक्सो बनाया था, मैंने खुद मंत्री रह के पॉक्सो बनाया था, प्रोटेक्शन और चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट असॉल्ट, उसमें भी ये कहा था कि देखने वाला व्यक्ति यदि कंप्लेंट नहीं कर रहा है पुलिस को, या वो देख के आंख बंद करके चले जा रहा है,
उसको भी सजा होनी चाहिए। इस केस में भी ऐसा कानून है कि अगर कोई लड़की को मरते हुए देख रहा है, जितने लोग वहां खड़े हैं अगर उसके आगे नहीं आते हैं उनको भी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, और यही जो लोग पुलिस वालों को जब यही आभा सिंह जी भी कह रही हैं, मेरा पीछा यही आभा सिंह जी भी कह रही हैं। और आखिरी सवाल एक स्वाति मालीवाल से। स्वाति मालीवाल, ये जो लोग शर्मसार कर रहे हैं, जो गुजरते हैं देखते हैं लेकिन कुछ करते नहीं, इनके खिलाफ क्या होना चाहिए? उनको टर्मिनेट करें, स्वाति मालीवाल। पता चले कि पुलिस की पर ये कब तक सोचेंगे? कल करुणा, उनकी घर की करुणा भी तो इस तरीके से मर सकती है ना। मुझे लगता है कि इतनी शर्म की बात है, वो 8 लोग वहां पे खड़े थे। अरे अगर आवाज उठाते ना, उस आदमी की हिम्मत नहीं होती। तो ये समाज किस तरीके का हमारा समाज होता जा रहा है, किस तरीके की डर हमारे अंदर बैठा हुआ है, कितने डरपोक लोग हैं हम कि हमने आवाज नहीं उठाई। मैं ये जानना चाहती हूँ इन 8 लोगों से कि अपनी जिंदगी जिएंगे कैसे? हर रात उन्हें उस लड़की की चीख नहीं सुनाई देगी? तो ये बहुत गलत है, समाज की भी समस्या है ये। हमारी पूरी मेंटालिटी, पूरी चीज पे एक क्वेश्चन मार्क उठाता है। ये देश की राजधानी है, देश की राजधानी में इस तरीके से होता है। हम किस तरीके का समाज है? हम किस तरीके से सोते हैं? हमारी क्या रूह मर गई है? हमारी आत्माएं मर गई हैं? एक बच्ची के साथ उसको सरेआम इस तरीके से मार दिया, 30 बार चाकू घोंपा। क्या डर है लोगों के अंदर, क्या सिस्टम है, और क्या अब इसके बाद आगे होगा? और क्या मैं जानना चाहती हूँ, आज इतना बड़ी बात हुई, मुझे ये बताइए अगला कदम क्या होगा? क्या बदलाव आएगा? साहब कुछ बदलाव नहीं आएगा, मैं जानती हूँ, क्योंकि रोज हो रहा है ना। 11 महीने की बच्ची के साथ रेप हुआ, इनकी बच्चियां थोड़ी ना है कि वो उसके साथ रेप हो जाता है तो उसके कुछ नहीं। सोचिए 11 महीने की बच्ची को क्या टॉर्चर महसूस करा होगा। उस बेचारी का ऑपरेशन हुआ, उसके प्राइवेट पार्ट्स इतनी बुरी तरीके से खराब हुए। ये कोई देश है? ये कोई सिस्टम है हमारा? कितना गिरेंगे हम, कितनी गंदगी फैलाएंगे? बस राजनीति करते रहते हैं, बस बातें होती रहती है, कॉन्फ्रेंसेस करा लो बैठ के, कितने सारे ज्ञान बंटवा लो, बट काम नहीं करते। और जो लोग काम करते हैं उनके ऊपर अटैक करते हैं। स्वाति जी, मुझे आपसे एक ही लास्ट क्वेश्चन पूछना है। आपके पास ब्लूप्रिंट क्या है जिससे आप एक्शन ओरिएंटेड कुछ स्टेप्स ले सकते? ये ब्लूप्रिंट पर जब आप पूछेंगी ना सवाल, तो कोई उसका जवाब नहीं दे पाता है, क्योंकि शायद है ही नहीं ब्लूप्रिंट। लेकिन इन्हीं तस्वीरों के साथ अपने दर्शकों को छोड़े जाते हैं। एक एक शख्स जो यहां से गुजरा है, डर